तो 20 जनवरी 2005 को खबर आई कि एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस अब दुनिया में नहीं रही। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा का हुआ था दर्दनाक अंत। इस एक्ट्रेस ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। इसके शरीर में दारू मिली थी। वही जिस्म बेसुध और बेजान पड़ा था। एंड ये वो एक्ट्रेस हैं जिसे बॉलीवुड में सब जानते थे। वो एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल गैंगस्टर बता दिया था कि अमिताभ एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं, जिसने संजय दत्त के खिलाफ सबूत दिया कि वो सही में एक टेररिस्ट हैं। कि उनके पास बम ब्लास्ट केस में संजय के खिलाफ बहुत सारी मटेरियल हैं। मैं बात कर रहा हूँ परवीन बाबी की। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा। बट फिर क्या हुआ कि इनकी मौत इतनी दर्दनाक थी और आखिर कैसे पहुंची ये एक्ट्रेस ऐसी हालातों में, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, क्योंकि शायद ये सबसे क्रेजी स्टोरी ऑफ बॉलीवुड होने वाली है। तो परवीना सुल्ताना वाली मोहम्मद खान जी बाबी पैदा हुई 4 अप्रैल 1954 को। बचपन से ही वो काफी क्यूट थी एंड लाइफ के ऑडियंस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक्टिंग में जाना है। एंड फिर साल था 1971 का, जहां एक फैशन शो हुआ कैलिको डोम में एंड उधर एंट्री होती है परवीन बाबी की, जिन्हें देखकर ऑडियंस और जजेस दंग रह गए कि इतना गॉर्जियस और ग्रेस ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही पहले किसी ने देखा हो। डैम भाई। और बस वहीं से स्टार्ट हुआ उनका स्टार बनने का सफर। आई मीन वो इतनी सुंदर थी कि किसी को भी पसंद आ जाए। एंड फिर 1 साल बाद जब परवीन बाबी अपने दोस्तों के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गई तो वो हुआ जो हर दूसरी टीनेजर लड़की का डे ड्रीम होता है, टेलर स्विफ्ट से मिलने का। जस्ट किडिंग। उन्हें डायरेक्टर BR इशारा ने क्राउड में स्पॉट किया और उनकी खूबसूरती देखकर वो मेस्मराइज हो गए थे। उस वक्त परवीन बाबी शूटिंग देखने आई थी, बहुत यंग थी, तो मुझे फेस उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट उन्हें तभी के तभी एक रोल ऑफर किया गया जो कि बनी उनकी डेब्यू मूवी चरित्र। मैंने उसको एक कहानी सुनाई जो एक माँ और बेटी की कहानी थी और मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इसमें माँ का रोल करो। चरित्र में बाबी प्ले करती हैं सिक्खा का कैरेक्टर, जिसको प्रेशर किया जाता है सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन सही नहीं थे। किसी भी शादीशुदा इंसान का किसी दूसरी लड़की के करीब जाना चरित्र से गिरी हुई बात नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बोल्ड मूव था 70s के इंडिया के हिसाब से, कंसिडरिंग तब वो सिर्फ 19 साल की थी। एंड उसके बाद उन्हें कई मूवीज मिली एंड उन्होंने करी भी। बट फिर उनकी सीधा आई द बिग बी के साथ मजबूर 1974 में। मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। या तो कहोगे कि आज गला ठीक नहीं है या मूड ठीक नहीं है या फिर गा देता है, लेकिन कौन सा गीत कौन सा गाना गाऊं कुछ समझ में नहीं आता। अमिताभ के ऑपोजिट उनकी जोड़ी ने धमाका किया एंड लोग कहते हैं बिग बी और बाबी का अफेयर इसी ब्लॉकबस्टर के साथ शुरू हुआ था। बट इनकी असली ब्रेक थ्रू बनी दीवार 1975 में एंड ये बहुत बड़ी हिट थी। ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बहाना ढूंढ रही थी तुमसे बात करने का। और इस मूवी में बोल्ड रोल करके परवीन बाबी बन गई वेस्टर्नाइज हीरोइन का अल्टीमेट सिंबल। एंड उसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। अमर अकबर एंथनी की जेनी 1977 में, सुहाग 1979 में अनु, दोनों हाईएस्ट ग्रोसर्स, काला पत्थर, नमक हलाल, काला सोना। एंड वो सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं थी, उनके कई सॉन्ग्स में उनकी एक्टिंग सुपर हिट थी, जैसे रात बाकी बात बाकी एंड जवानी जाने मन। जवान जाने मन हसीन दिल। 2-3 लाख पर फिल्म कमाने के बाद भी ये उस टाइम की टॉप हीरोइन बन गई। डैम यार, कितना अंडर पे करते हैं यार बॉलीवुड वाले। सिर्फ यही नहीं, अपने बॉयफ्रेंड कबीर बेदी के साथ उन्होंने इटालियन सिनेमा में भी कदम रखा था। ला टिग्रे ए अनकोरा वीवा, शायद यही है। इटालियन लोग प्लीज हेट मत करना, जस्ट दैट आपको वीडियो समझ में भी नहीं आएगी। पर ब्रेकअप के बाद रोल इन्होंने छोड़ दिया। परवीन बाबी वाज अ हिट, बट अभी और ऑसम चीजें होने वाली थी। जुलाई 1976 में एक ऐसा कवर आता है जिसने पूरे इंडिया का सर फक्र से उठा दिया था। टाइम मैगजीन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टिजियस कवर, और उस कवर पे एक बॉलीवुड हीरोइन थी। परवीन बाबी पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिसका चेहरा टाइम के फ्रंट पेज पे छपा। ना कोई नेता, ना कोई मेल एक्टर, एक ग्लैमरस डीवा। 70s का जमाना सोचो, जब इंडिया अभी अभी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, तब परवीन की आंखें दुनिया को कह रही थी, वी आर हियर, वी आर बोल्ड एंड वी डोंट प्ले बाय योर रूल्स। तभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो एक्ट्रेस टाइम के कवर पे आ रही हैं, उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक होने वाली है। एक सुबह 1983 की बॉम्बे की गलियां वही थी, फिल्मी पोस्टर्स वही थे, पर एक चेहरा जो हर बिलबोर्ड, हर मैगजीन कवर पे छाया रहता था, वो अचानक गायब था। परवीन बाबी। कोई गुड बाय नहीं, कोई लास्ट शूट नहीं, कोई मैसेज नहीं। प्रोड्यूसर्स शॉक थे, दोस्तों को कुछ पता नहीं था, फैंस पागल थे। और फिर शुरू हुए रूमर्स। अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल में है,
किडनैप हो गई है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। एक कहानी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, बट जब बाद में चीजें रिवील हुई तो सब शॉक हो गए। तो परवीन बाबी का डार्क फेज शुरू हुआ 1969 से, जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी जमील खान के साथ, जो कि बाबी के डिस्टेंट कजन थे और एक पाकिस्तानी सिटीजन भी थे। पर ये एंगेजमेंट टूट गई जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में। और सबसे शॉकिंग चीज थी कि परवीन तब सिर्फ 15 साल की थी। महेश भट्ट ने बाद में बताया कि कैसे ये टाइम बाबी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि 1969 अहमदाबाद कम्युनल राइट्स के टाइम ही बाबी को फर्स्ट पैनिक अटैक आया था, जिसमें वो डर के मैट्रेस के नीचे छुप गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी तरफ कोई चाकू लेके बढ़ रहा है उन्हें हैरास करने के लिए। एंड दैट वाज वेरी स्कैरी। बट ये सिर्फ एक एंगल था, उनके और रूमर्स वगैरह आने लग गए जो क्लेम करते हैं कि वो एक बहुत बड़े स्टार के साथ जुड़ने लग गई हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा थे। वो थे बिग बी। कहते हैं बिग बी के अफेयर्स उस वक्त की सबसे बड़ी एक्ट्रेस के साथ रहे हैं, इंक्लूडिंग परवीन बाबी। ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ऐसे न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में लिखे हैं। अमिताभ बच्चन ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बट अगर बिग बी ने मना करा तो फिर लोग इनको आपस में क्यों कनेक्ट करते हैं? 1990 में परवीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है। अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। वह मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। उनके गुंडे मुझे किडनैप करके आइलैंड पर ले गए और उन्होंने मेरे कान के नीचे एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे एक आइलैंड पर रखा गया। वहाँ अमिताभ बच्चन के गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसा कुछ लगा दिया। बाबी यही नहीं रुकी, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि डैनी डेंजोंगपा, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थी, थोड़े वक्त के लिए वो अमिताभ के स्पाई थे और वो दोनों मिलकर उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे। ये बहुत बड़े क्लेम्स थे, बट अभी आपको और बातें पता नहीं है। सितंबर 1975 में खबर आई थी कि बाबी हैज स्टार्टेड डेटिंग एक्टर कबीर बेदी, जो कि बैरिटोन वॉइस के लिए जाने जाते थे। We've been together for about 2 years. She's one of the best known stars in India. But guess what? वो भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे विद प्रोमिता। कैन यू फ्रिकिंग बिलीव दिस? मुझे लगता था ये सिर्फ रेडिट पर होता है, पर बेदी और बाबी उस टाइम के पावर कपल थे। सक्सेसफुल टेलीविजन शोज के बाद वो यूरोप गए, इटली गए, स्पेन गए, इवन यूगोस्लाविया भी गए, जो कि मुझे आज पता चला एक कंट्री है। जस्ट किडिंग, पता था। ये लोग वहां गए थे यूरोपियन सिनेमा में अपना कदम रखने के लिए, पर सैडली इनका ब्रेकअप भी 1-2 सालों में हो गया था। बड़े कमाल की बात है कि परवीन बाबी और किरण बेदी की वाइफ प्रोमिता अच्छे दोस्त थे और इन दोनों ने साथ में आकर एक ही बंदे के बारे में बात की थी। बट जो आगे होने वाला था बाबी की लाइफ में, वो क्रेजी की सारी डेफिनेशंस पार करने वाला। 1977 बॉलीवुड के सेट्स पर चमक धमक अपने पीक पर थी और सामने आया एक न्यू रिलेशनशिप, महेश भट्ट और परवीन बाबी का। एंड गेस व्हाट, वो भी उस वक्त मैरिड थे लोरेन ब्राइट से। दोनों के बीच शुरू हुआ एक रिश्ता जो सालों तक चला, जिस पे मीडिया ने गॉसिप्स बनाए, हेडलाइंस लिखी, पर जब सवाल बाबी से पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ डिनाई कर दिया। नो, देयर इज नथिंग, शी सेड। लेकिन पर्दे के पीछे रियलिटी कुछ और ही थी। सिर्फ 6 महीने के अंदर महेश भट्ट ने अपनी वाइफ लोरेन को सच बता दिया, हाँ मैं परवीन के साथ हूं। बट अब अगर परवीन ठीक थी और महेश उनके साथ थे, तो चीजें डाउन कहां से शुरू हुई? साल था 1979। शान की शूटिंग के बाद अब एक ऐसा सीन सामने आया जो किसी भी फिल्म से ज्यादा डार्क और हॉन्टिंग था। अपने बेडरूम के एक कोने में बैठी थी परवीन बाबी, हाथ में एक चूड़ी, साथ में थे महेश भट्ट, उनकी माँ और सेक्रेटरी। परवीन का दर्द उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। बाबी ने कहा, अमिताभ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और इस रूम में कैमरा लगे हुए हैं। अगले कुछ दिनों तक उनका डर और पैरानोया बढ़ता गया। हर बात में कॉन्स्पिरेसी, हर चेहरे में धोखा। उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया था। वो कहती थी, पहले तुम एक बाइट लो, शायद ये पॉइजन है। एंड कालिया मूवी की शूटिंग पे तो हद ही पार हो गई थी। उस होटल के सेम फ्लोर पर महेश भट्ट और परवीन बाबी के रूम्स थे। एक रात महेश भट्ट ने देखा परवीन जमीन पर रेंग रही थी उसके रूम की तरफ। उसका कहना था, अगर मैं चलूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। परवीन बाबी एक बार वो रेंगती भी इनके कमरे की तरफ आने लगी, तो वो चौंक गए कि ऐसे, तो इनको लगा कि मैं अगर चलूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। उसी वक्त भट्ट को यकीन हो गया कि परवीन सच में बीमार है। तो ये बस महेश का ऑब्जर्वेशन नहीं था। कालिया के सेट्स पर अमिताभ बच्चन ने भी महसूस किया कि परवीन बदल रही। उन्होंने तुरंत यश चोपड़ा को कश्मीर बुलाया। चोपड़ा ने देखा कि परवीन के गाल सूजे हुए थे, शायद शराब पीने की वजह से। उनके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, अगर शूटिंग के बीच कुछ हो गया तो पूरी फिल्म अटक जाएगी। डैम मैन, प्रायोरिटीज। ग्लैमर की क्वीन जो स्क्रीन पर बोल्ड और अनस्टॉपेबल थी, कैमरा के पीछे अपने ही दिमाग से लड़ाई लड़ रही थी।
और अभी तो क्रेजी पार्ट आना बाकी था। परवीन बाबी वो हीरोइन जो एक वक्त पर टाइम मैगजीन के कवर पर हिस्ट्री बना चुकी थी, अब अपने दिमाग के अंधेरे में उलझ रही थी। सेट्स पर हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स और फिल्म मेकर्स एक ही बात करते थे, इसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। You have to give electroconvulsive treatment. इमेजिन करो, एक सुपरस्टार जिसे पूरा देश स्क्रीन पर देखना चाहता था, उसे जिंदगी के स्टेज पे जिंदा रखने के लिए शॉक थेरेपी का प्लान दिया जा रहा था। लेकिन महेश भट्ट उस वक्त एक रॉक सॉलिड वॉल बन के उनके साथ खड़े रहे, हर ट्रीटमेंट, हर इलाज की पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहे। अब कमेंट आएगा महेश भट्ट ने पैसे दिया वीडियो बनाने के लिए। कबीर बेदी जो कभी परवीन के एक्स थे, उन्होंने यूएस के कुछ हॉस्पिटल सजेस्ट किए। I tried to have doctors come in and help her. डैनी जो एक वक्त उनके नेबर और बॉयफ्रेंड रह चुके थे, उन्होंने भी हेल्प का हाथ आगे बढ़ाया है। हर तरफ से दोस्तों ने कोशिश की पर परवीन के पैनिक अटैक्स नहीं रुके। कभी उन्हें लगता था कि एसी के अंदर बग लगा है, कभी कार के इंजन से बॉम्ब की टिकिंग की आवाज सुनाई देती थी, और उनका सबसे बड़ा डर कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। मैंने उसका नुकसान किया है, अब वो मुझे खत्म करेगा। ये लाइन किसी फिल्म की नहीं है, ये परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था। महेश भट्ट समझ गए थे कि इन्हें इस मैडनेस से दूर ले जाने का एक ही ऑप्शन बचा है। वो परवीन को लेके भाग गए बैंगलोर। उन्होंने सोचा शांति मिलेगी एंड जिंदगी अब नॉर्मल होगी, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बैंगलोर में उनके एक फिलोसोफर फ्रेंड यूजी कृष्णमूर्ति ने भट्ट को एक दिन क्लियरली बोला, तेरी प्रेजेंस उसके लिए जहर है, दूर हो जाओ। मेरे मित्र यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा था मुझसे कि अगर तुम इसको वाकई सुकून देना चाहते हो तो तुम अलग हो जाओ इससे। और उसी साल महेश अपनी वाइफ लोरेन के पास वापस लौट, और फिर मुझे अपने आप को कुछ काटना पड़ा उससे, और फिर हमारे रास्ते अलग हो गए। लेकिन कहते हैं कनेक्शन अभी भी टूट नहीं पाया। फिर आई एक डार्क रात, भट्ट और परवीन एक दूसरे के करीब थे। तभी परवीन ने कहा, चूज मुझ में और यूजी में से एक। यूजी बेसिकली एक स्पिरिचुअल गुरु था जिसकी बातें महेश भट्ट मानते थे। यूजी नहीं चाहते थे कि परवीन फिल्म्स में वापस आए, और महेश भट्ट भी जानते थे कि सिनेमा उसके लिए टॉक्सिक बन चुकी है। उस पल महेश भट्ट को समझ आ गया कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, और उस रात वो चल दिए बीच रात बीच रास्ते। परवीन उनके पीछे भागी, स्टार्क नेकेड, बिना कपड़ों के, चिल्लाते हुए, रोकने की कोशिश में, लेकिन भट्ट ने मुड़कर नहीं देखा। एक बार में, एक पल में उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। वो रात सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं थी, वो था एक टर्निंग पॉइंट कि एक बोल्ड एक्ट्रेस जिन्हें देखने के लिए लोग पागल थे, वो रोड पे बिना कपड़ों के भाग रही थी। और उसी वक्त महेश भट्ट ने लिखना शुरू किया अर्थ, एक फिल्म जो उनके और परवीन बाबी के रिलेशनशिप पर बेस्ड थी। आपकी पिछली फिल्म जो बनी थी अर्थ, उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी थी। लोग कह रहे थे कि वो आपकी अपनी जिंदगी की कहानी है, क्या ये सही है? पार्शियल ट्रूथ। और आपको लग रहा होगा कि आखिर ये सब परवीन बाबी के साथ क्यों हो रहा था? इसका आंसर बहुत स्कैरी है। 1984 न्यूयॉर्क, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक ग्लैमरस बॉलीवुड स्टार सिक्योरिटी चेक पर अटक गई। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स दिखाने में वो फेल हुई, और फिर जिस हीरोइन को लिमोजीन्स और सूट्स में लोग देखने के आदी थे, उसे डाल दिया गया एक जनरल वार्ड में 30 दूसरे मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स के साथ। जब उन्हें वापस इंडिया लाया गया तो यूजी कृष्णमूर्ति से मिलने पर परवीन एकदम काम थी, स्माइल कर रही थी, एज इफ कुछ नहीं हुआ है। और फिर शुरू हुई बातें। दुनिया उन्हें अनस्टॉपेबल कह रही थी, और वो बिहेव कर रही थी कि जैसे सब नॉर्मल है। बट अब उनके साथ एक नया टैग जुड़ चुका था, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का। ये वो बीमारी थी जिधर इंसान को वो सब दिखता है जो एक्चुअली में नहीं होता। जैसे मुझे दिख रहे हो आप, मेरी यूट्यूब फैमिली। कमाल है कि उन्होंने एक बार अपनी मूवी रक्षा में स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर प्ले किया था, और अब उनकी जिंदगी वही बन गई थी। रूमर्स घूम रहे थे, लेकिन परवीन ने हमेशा डिनाई किया। उनका कहना था, इंडस्ट्री और मीडिया ने मुझे बदनाम करने के लिए पागल कह दिया है, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है। पर उस डिनाइल की कीमत उन्होंने सबसे ज्यादा चुकाई। दोस्त छोड़ गए, फैमिली टूट गई, और वो हीरोइन जो कभी मैगजीन कवर्स पर राज करती थी, वो अब अकेली थी। बट अब परवीन ने एक्यूज करना स्टार्ट किया, ना सिर्फ इंडियन फिल्म स्टार्स को, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े लीडर्स को। अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट रेडफोर्ड, प्रिंस चार्ल्स, एल गोर, यूएस और फ्रेंच गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, रोमन कैथोलिक चर्च, CIA, CBI, KGB, मोसाद, लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। उसके अकॉर्डिंग सब लोग एक साथ मिलकर उसकी जान के पीछे थे। लेकिन कोर्ट में जब उसके एविडेंस लाए गए तो सबूत के नाम पर उनके पास खुद की एक डायरी थी
जिसकी वजह से पिटीशन डिसमिस हो गई और एक और बार दुनिया ने उन्हें डिल्यूजनल कह दिया। बट परवीन अभी भी पीछे नहीं हट रही थी। परवीन ने एक एफिडेविट फाइल किया स्पेशल टाडा कोर्ट में। ये वही ट्रायल था जो 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए चल रहा था। इस बार उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ एविडेंस है, लेकिन जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया परवीन गई ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट नहीं आऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा। दिस इज स्कैरी। सोर्सेस के मुताबिक अब वो फ्लैट में डर के अकेले रहती थी। हर बार जब फोन बजता था परवीन कॉल उठाती थी और सबसे पहले एक ही लाइन बोलती थी, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू आर अंडर सर्वेलेंस। उसके बाद एक ही बात शुरू होती है। हर एक कॉन्वर्सेशन, हर एक आवाज सब टेप रिकॉर्डर में कैप्चर करती थी, जैसे अपनी लाइफ का एक प्राइवेट आर्काइव वो बना रही हो, सबूत जमा कर रही हो कि दुनिया उनके पीछे है। उनके लिए हर चीज एक कॉन्स्पिरेसी थी, हर नॉक ऑन द डोर एक खतरा, हर फोन कॉल एक ट्रैप और उनका एक हथियार था डॉक्यूमेंटेशन। सोचो, वो अब अकेली थी अपने एक टेप रिकॉर्डर के साथ, अपनी ही आवाज और दूसरों की बातों को रिकॉर्ड करते हुए जिंदगी उनकी गुजर रही थी। और जहां सबको एक्सपेक्टेशन था कि सब सही हो जाएगा, वहीं आई एक बहुत सैड खबर। 22 जनवरी 2005 को खबर आई कि परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बहुत सैड न्यूज़ था। काफ़ी फैंस, उनके दोस्त और उनके नोन बहुत शॉक थे, पर उससे ज़्यादा शॉकिंग था उनका ये लास्ट मोमेंट। परवीन बाबी 3 दिन से अपने दरवाजे पर छोड़ी हुई ग्रोसरीज और न्यूज़पेपर्स तक उठाने नहीं आई थी। रेसिडेंशियल सोसाइटी के सेक्रेटरी ने पुलिस को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा गया और वहाँ पड़ी थी परवीन बाबी की लाइफलेस बॉडी। उम्र सिर्फ 50 साल। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद 48 घंटे पहले वो मर चुकी थी। कोई हंगामा नहीं, कोई स्क्रीम नहीं, बस एक साइलेंट एंड। कॉज ऑफ पहले क्लियर नहीं था, लेकिन रूम की हालत खुद एक कहानी सुना रही थी। एक व्हीलचेयर बिस्तर के पास, कपड़े इधर उधर, पेंटिंग्स बिखरी हुई, मेडिसिन और पुराने न्यूज़पेपर्स का ढेर। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके लेफ्ट फुट में गैंग्रीन था। ये एक डायबिटीज से होने वाली कंडीशन है। शायद वो चल भी नहीं पा रही थी और व्हीलचेयर पर जिंदगी गुजर रही थी। कूपर हॉस्पिटल की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सबसे हार्ट ब्रेकिंग डिटेल दी। उनके स्टमक में एक दाना भी नहीं था खाने का। 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। सिर्फ अल्कोहल ट्रेस हुआ, जो शायद उनकी मेडिसिन से आया हो। मतलब दुनिया की एक सबसे ग्लैमरस हीरोइन अपनी अकेली जिंदगी में भूख से गुजर रही थी। पुलिस ने बताया कि उनकी ऑर्गन फेलियर से हुई है। और इस तरह परवीन बाबी की कहानी, जो एक वक्त ग्लैमर और स्टारडम की मिसाल थी, खत्म हो जाती है एक फ्लैट के अंदर। ना लाइट्स, ना अपलॉस, ना फेयरवेल, सिर्फ तन्हाई। मतलब वो भूखी थी, दर्द में थी और शायद उन्होंने हेल्प मांगी हो, पर उनका एंड सैड और अकेला था। परवीन बाबी के मिस्टीरियस डेथ की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगा महेश भट्ट को। मैसेजेस और फोन कॉल्स की बारिश होने लग गई और जब उन्हें पता चला कि परवीन की बॉडी क्लेम करने के लिए कोई आगे नहीं आया, तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी उठाई। महेश भट्ट ने कहा, मैं उसे दफन करूंगा, और किया भी। क्योंकि जब वो गुजरी तब कोई उसकी बॉडी को क्लेम करने वाला नहीं था। तो जो रिश्ता था, जो उसका योगदान था मेरी ज़िंदगी में, अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँचता नहीं जहाँ पर मैं आज पहुँचा हूँ। क्योंकि चाहे उनकी जिंदगी में कितनी ही कॉम्प्लिकेशंस रही हों, भट्ट के दिल में एक बात हमेशा क्लियर थी कि ही ओड इट ऑल टू परवीन। उनका कहना था कि जो गहराई, जो दर्द, जो इश्क और जुनून उन्होंने परवीन के साथ फील किया, वही उनकी फिल्म मेकिंग का बैकबोन बन गया। और इसीलिए उन्होंने उस बॉन्ड को स्क्रीन पर इमॉर्टल बना दिया, अर्थ वो लम्हे मूवी से। ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं थे, इनमें महेश भट्ट ने अपने और परवीन के उस प्यार को जाहिर किया था। ये मूवी एक थैंक यू था, एक ट्रिब्यूट था परवीन बाबी के लिए। उनके लिए परवीन सिर्फ एक हीरोइन नहीं थी, वो थी एक म्यूज, एक कहानी जो उनके रूह में बस गई थी। एक ऐसी मोहब्बत जो खत्म तो हो गई थी, लेकिन उनकी आर्ट में हमेशा जिंदा रही। लेकिन कुछ लोग महेश भट्ट पर सवाल भी उठाते हैं कि वो बार बार यूएस की कहानी को क्यों ला रहे हैं, चाहे वो अर्थ हो या लम्हे हो। 1991 की तेरी याद में फिर रोएंगे या फिर 2022 में रिलीज हुई रंजिश ही सही, ज्यादातर लोग आज भी मानते हैं कि परवीन बाबी एक्चुअली में ठीक थी और महेश भट्ट ने उन्हें फंसाकर पागल का टैग दे दिया था खुद को बचाने के लिए। आदित्य तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ सनम। एंड शायद ये वो सब मूवीज देखकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ। ऑन दी अदर हैंड काफी लोग कबीर बेदी को भी ब्लेम करते हैं, इतना कि उन्होंने थक हार के एक पूरी बुक लिखकर अपना साइड रखा कि देखो मैं सही हूँ। इवन अमिताभ बच्चन ने उन्हें याद करते हुए कहा, शी ब्रॉट अ न्यू bohemian kind of leading lady to the screen. She was fun, loving, light-hearted, full of life.
उन्होंने ये भी कहा कि सेट पर वो बस खुद से मतलब रखती थी। जो भी उनके साथ हुआ वो बहुत ही दुखद है। बिग बी के ये वर्ड्स एक रिमाइंडर है, हेडलाइंस हैं और कंट्रोवर्सीज के पीछे। बट सवाल आज भी यही है, क्या सही में वो स्किज़ोफ्रेनिक थी या उन्हें ऐसा बनाया गया? क्या सही में महेश भट्ट सच बोल रहे हैं? क्या अमिताभ बच्चन की बातें सच हैं? ये तो शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा। परवीन बाबी हमें छोड़कर जा चुकी हैं और अभी हम बस उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर सकते हैं। परवीन बाबी, एक नाम जो आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर जिंदा है। एक तरफ वो बोल्डनेस जिसमें उन्होंने 70s के नॉर्म्स को तोड़ दिए, दूसरी तरफ वो तन्हाई जिसमें उन्होंने अपना आखिरी दिन बताया। एक हीरोइन जो स्क्रीन पे हमेशा पावरफुल लगी लेकिन रियल लाइफ में अपने ही दिमाग के दर्द और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से हार गई। और शायद इसी वजह से लोग आज भी कंफ्यूज हैं, क्या परवीन सच में पागल थी या बस सिस्टम ने उन्हें मैड का टैग देकर साइड कर दिया? क्या उनका पैरानोया एक इलनेस था या एक पेनफुल सच जिसे दुनिया इग्नोर कर गई? आंसर शायद कभी नहीं मिलेंगे, पर एक बात क्लियर, परवीन बाबी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक कहानी थी, ग्लैमरस, ट्रैजिक और टाइमलेस। परवीन बाबी ने बॉलीवुड को बहुत ऑसम कैरेक्टर्स दिए हैं। उनकी मूवी शान, अमर अकबर एंथनी, दीवार एंड कई अदर मूवीज एग्जाम्पल हैं उनकी ग्रेट एक्टिंग की। आई जस्ट होप परवीन को कोई समझता और उनकी हेल्प करता, क्योंकि वो अकेली थी और काफी परेशान थी। आई होप परवीन बाबी जहां भी हो खुश हो। एंड ये फैक्ट है कि उनकी जैसी ऑसम एक्ट्रेस ना बॉलीवुड में आई हैं ना आएंगी। वी लव यू परवीन। सोचना एक बीमारी है जो हर इंसान को है। कहते हैं अगर इंसान सोचना छोड़ दे तो बहुत से दुखों से छुटकारा मिल जाए, मगर इंसान है ना, सोचना तो फितरत है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द ट्रैजिक लाइफ ऑफ परवीन बाबी द लेजेंड। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सुराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। मुझको पता कैसे कटते मेरे दिन, तुम आओ ना रह सकूं मैं तेरे बिन।